5 सेकंड में लाइव हो रहे हैं। डन। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से की कड़ी में आज आप सब अनुभवों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक बुधवार को हम कई संवाद श्रृंखला का ये आयोजन कर रहे हैं, सज्जन संवाद, जिसमें कई विषयों पर हमने आयोजन किए। इस बार हम बाल साहित्य को लेकर आपके सामने सब उपस्थित है। राजस्थान सरकार और अकादमी के सचिव फुरकान साहब की विशेष पहल पर यह आयोजन विशेष तौर से हो रहे हैं। मैं सभी दर्शक श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दोनों प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। इसमें हमारे साथ है दीनदयाल जी शर्मा हनुमानगढ़ से और विमला जी भंडारी सलोमर से। ये दोनों बाल साहित्य को लेकर चर्चाएं करेंगी। मैं आपका परिचय देता हूं दोनों का। वैसे तो आप स्वनाम धन्य हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक रस्म अदायगी के तौर पर विमला जी भंडारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित हुई हैं। कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के बाल पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। आपकी मुख्य पुस्तकों में अनमोल भेंट, प्रेरणादायक बाल कहानी, इल्ली और नानी बाल उपन्यास, सुनहरे और सिमरू बाल उपन्यास, सितारों से आगे किशोर उपन्यास, कारगिल की घाटी किशोर उपन्यास। अब तक आपकी बाल साहित्य में 15 पुस्तकें प्रकाशित हो गई है और नियमित आप अभी भी लिख रही हैं। डायरी लेखन है, पत्र लेखन पर आपकी किताब आई है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस संवाद श्रृंखला में। दूसरे साथी जो संवाद करेंगे उसमें है दीनदयाल जी शर्मा। आप भी वर्षों से बाल साहित्य पर काम कर रहे हैं और अकादमी के बाल साहित्य से आप पुरस्कृत है। आपकी हिंदी में लगभग 23 पुस्तकें और राजस्थानी में 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं और अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। आपकी मुख्य प्रकाशन में आपकी चिंटू पिट्टू की सूझ, पापा झूठ नहीं बोलते, सूरज एक सितारा, चू चू, बड़ों के बचपन की कहानियां, फैसला आदि है। राजस्थानी में चंदर की चतुराई, बातरा धाम, हमारा गुरुजी और टाबर टोली के नाम से आपकी पुस्तकें हैं। टाबर टोली के नाम से आप वर्षों से बाल पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और इस संवाद श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दीनदयाल जी से अनुरोध करता हूं कि विमला भंडारी जी से संवाद कर। धन्यवाद, रामदयाल जी का बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बाल साहित्य संवाद के लिए हमें आमंत्रित किया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये आवाज कट गई है सर, सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। सबसे पहले मैं राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बाल साहित्य संवाद के लिए ऑनलाइन यह कार्यक्रम शुरू किया है और हमें इसके लिए आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले ये समझता हूं कि राजस्थान में जो बाल साहित्य की बात चल रही है,
तो राजस्थान सरकार भी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए और बच्चों के लिए विशेष रूप से भी। राजस्थान सरकार ने, जो माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन की घोषणा की है। बहुत ही खुशी की बात है और ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम राजस्थान में बच्चों के लिए कितने संवेदनशील हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे, विमला जी से शुरुआत में एक बात करना चाहूंगा। अभी बाल साहित्य में आप अपने विचारों के लिए हमें बताएं कि वर्तमान में बालक और बाल साहित्य संसार की स्थिति क्या है। विमला जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालें। जी नमस्कार, सभी दर्शकों से सादर अभिवादन। ये मौका राजस्थान साहित्य अकादमी ने जो आज बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया है, वो पहला प्रयास हमेशा स्मरणीय रहेगा। आपने राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी गठन करने की जो सरकार की बात कही, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे देश में कहीं पर भी बाल साहित्य अकादमी की नहीं बनी हुई है। पृथक से एक अकादमी की कई समय से मांग उठ रही है, किंतु कहाँ भी ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में हुआ है, ये स्वागत योग्य कदम है। आइए, जो आपने मुझे प्रश्न किया है, मैं उस प्रश्न पर आपको ले चलती। आपका प्रश्न है कि बाल साहित्य संसार की और बालक की वर्तमान की क्या स्थिति है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चालाक बकरी, लालच बुरी बला है, सच्चाई की अहमियत, ये कुछ कहानियों के शीर्षक हैं जिसे बालक सुन रहा है, देख रहा है। ये कहानी उन्हें कौन सुना रहा है, कौन दिखा रहा है? ये प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी उन्हें कोई दिखा नहीं रहा है, कोई सुना नहीं रहा है, बल्कि ये सारी की सारी कहानियां वह आजकल हमारे मोबाइल के YouTube पर देख रहा है। बाल साहित्य का डिजिटलाइजेशन की स्थिति हम प्रत्येक घर में देख रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पास मोबाइल है और वो मोबाइल बच्चों को आकर्षित करता है। और मेरी इस बात से तो आप जरूर सहमत होंगे कि मोबाइल को वो अपना एक पसंदीदा उसका खिलौना बन गया है। देखिए, आज की माताएं भी बड़ी पढ़ी लिखी हो गई हैं और अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रही है। वो कहीं शिक्षिका है तो कहीं डॉक्टर है तो कहीं इंजीनियर है, और वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके बच्चे को कौन सी साइट्स बहला सकती है, और वह उस साइट पर जाती है, उस ब्लॉग पे जाती है, उस वेबसाइट पे जाती है, उस ऐप पर जाती है, उस गजेट को चूज करती है और बच्चे के बहलाने के लिए खुल जा सिम सिम की तरह खुल जाता है बाल साहित्य का वो खजाना, जिसमें शिशु कविताएं हैं, जिसमें रंगीन चित्र हैं, जिसमें कार्टून नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, बच्चा उसमें डूबा हुआ है। अब वो समय नहीं रहा पहले की तरह कि माँ प्रभाती गाती थी। सब सुबह जब बच्चा उठता था तो माँ प्रभाती गाती थी बालक को, रात को जब सोता था तो लोरी गाती थी। अब ये सारा काम हमारे गजेट्स कर रहा है। माँ गजेट्स चलाकर आराम से अपना काम कर रही है और बच्चे
उस डिजिटल संसार में डूबे हुए हैं। ये है वर्तमान की स्थिति। अच्छा विमला जी, क्या आपको लगता है कि बाल साहित्य की रचना की जो प्रक्रिया है वो सरल व सहज है? बाल साहित्य रचना प्रक्रिया उन लोगों के लिए सरल और सहज है जो बाल मनोविज्ञान के पारखी हैं, बाल मनोविज्ञान के चितेरे हैं, बालकों के बीच रहते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं कि बालक किस तरह से एक्शन कर रहा है और किस एक्शन पे वह क्या रिएक्शन कर रहा है। और मैं सोचती हूँ कि बालक के माता पिता, गुरु, दादा दादी, नाना नानी, वह इस बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मेरा बच्चा कैसे अच्छा खाना खा सकता है। वो देखिए क्या करती है, एक उसकी पसंद की कविता मोबाइल पे चला देती है और उसको मोबाइल पकड़ा देती है। बालक जानता भी नहीं है, बोलना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, किंतु टच स्क्रीन पर अंगुलियां घुमाना जानता है। वह अंगुली घुमा करके अपने पसंद का चुन लेता है कि उसे कौन सी कविता सुननी है, कौन सी कहानी सुननी है, और इसी का फायदा उठा करके माँ उसके मुंह में रोटी के कोड़ डालती जाती है। इसलिए जहां ऐसा कर पाना सरल है, जहां बाल मन की इतनी गहरी समझ है, वहां अगर ऐसा करने वाले रचनाकार हैं तो उनकी कहानियों के अंदर, उनकी रचनाओं के अंदर विविधता है, सरलता है, सहजता है और शब्दों की पर पेनी पकड़ है। किंतु जो लोग बड़ों का साहित्य लिखते हैं, शोध वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को लगता है कि बच्चों के लिए लिखना बहुत कठिन काम है। एक उदाहरण देना चाहूंगी। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो उन्होंने उम्र तय कर रखी है कि 3 से 5 साल के बच्चे के लिए आपको कहानी लिखनी है, और वो कहानी भी नहीं होनी चाहिए, कहानी लिखनी चाहिए। देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बड़ों को कठिन लग सकता है, किंतु जो बाल साहित्य की रचनाओं में डूबा हुआ है उनके लिए इतना कठिन भी नहीं है। तो बच्चों का लेखन उसकी उम्र को देखकर लिखा जाता है कि आखिर हम लेखन किस उम्र के बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये सारी बारीकियों को, इन सैद्धांतिक पक्ष को रचनाकार समझता है तो बाल साहित्य लेखन करना मैं नहीं सोचती कि कहीं कठिन है। आसानी से छोटे बड़े हर तरह के रचनाकार बाल साहित्य को लिख सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों का जो मन है वो जिज्ञासा का भंडार है। बच्चे के भीतर कितनी जिज्ञासा है, बच्चों का मन जो है, बच्चों का मन, बाल मन जिज्ञासाओं का भंडार है। उसके भीतर कितनी जिज्ञासा है, हर बात पर सवाल, हर बात पर सवाल। तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बच्चे की हर बात में सवाल होता है। तो मतलब ये बाल साहित्य की जब बात चल पड़ी, तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गार्जियन जो है, अभिभावक इतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो बच्चे को नगद राशि दे देते हैं, 5 रुपए मांगे तो 10 देते हैं, 20 मांगे तो 100 रुपए दे देते हैं। लेकिन जहाँ किताबों की बात चलती है, अगर कोई किताब देते हैं बच्चे को, कोई ऐसी कोई रचना कोई देते हैं बच्चे को, तो अभिभावक कहता है भी इसके पास तो पाठ्यक्रम ही काफी है, तो ये किताबें, इस तरह की किताब नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है भी बच्चों को बाल साहित्य से किस तरह से जोड़ें ताकि गार्जियन भी जागरूक हो। जहां तक सवाल है कि अभिभावकों को पाठ्यक्रम पर्याप्त लगता है, तो मेरा उन अभिभावकों के बारे में यही कहना है कि उनके मन में ये चाहत है कि हमारा बच्चा पढ़कर अच्छे नंबर लाए, और अच्छे नंबर से भी उनकी चाहत
90 और 95% से अधिक नंबरों के प्रति रहती है, ताकि वह भविष्य के अंदर एक अच्छा कमाने वाली मशीन बने। ये शब्द मैं खास तौर से काम ले रही हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़कर जो बालक तैयार होगा और जो नौकरी करने वाला बालक बनेगा, वह बालक वाकई में एक मशीनरी मानव होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वह साहित्य से वंचित करना यानी बालक को संवेदनाओं से वंचित करना, यानी बालक को नैतिक शिक्षाओं से वंचित करना और ज्ञान विज्ञान के विस्तार से वंचित कर उसे एक तकनीकी इंसान में बदल देने जैसी प्रक्रिया है। तो जो ये समझते हैं कि बालक को साहित्य देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो 500 रुपए की बच्चे को खड़े खड़े ड्रेस दिला देंगे, 100 रुपए की आइसक्रीम में खर्च कर देंगे, किंतु 25 रुपए मूल्य की पुस्तक नहीं दिलाएंगे। ये वह उस मानसिकता के चलते ही करते हैं जहां उन्हें लगता है कि बालक का ध्यान न भटके, पढ़ाई ही करता रहे, केवल पढ़ाई करता रहे और वह साहित्य ना पढ़े। उन्हें उस समय ये भूल जाते हैं कि साहित्य जो है वो मनोरंजन की चीज है। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन अति आवश्यक है, और जब मनोरंजन की कमी हो जाती है तो आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे अवसाद से डूब जाते हैं। माता पिता की इच्छाओं को पूरा नहीं करने के कारण कम उम्र में ही ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वो दिल दहलाने वाले, और फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। साहित्य उनको हौसला देता है, साहित्य उनको अच्छा या बुरे की समझ देता है। साहित्य, जैसा आपने दीनदयाल जी बताया और अपनी बात में कहा कि बच्चा जो है वो जिज्ञासाओं का पुतला है, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न है और माता पिता को समय नहीं है, तो उसके प्रश्नों को कौन सुनेगा? माता पिता से प्रश्न करता है तो समय के अभाव में वो झुंझलाते हैं, तो उनको कौन उन प्रश्नों का उत्तर देगा? और वह उन प्रश्नों को उत्तर पाता है साहित्य के अंदर, कहानी के अंदर। वह महसूस करता है साधारणीकरण कि हाँ बिल्कुल यही घटना मेरे साथ होती है, खेल के मैदान में यही कुछ मेरे साथ हुआ, जो कहानी के पात्र रामलाल के साथ हो रहा है। और रामलाल ने क्या किया? अपना हौसला नहीं खोया, मैच को पांव में घुटने में लगने के बाद भी कैसे जीता, ये उसके दिमाग में बात हौसला पैदा करती है। तो जो मेरे ख्याल से माता पिता नहीं कर सकते हैं या समय नहीं दे पाने के कारण, या आजकल एकल परिवार होने के कारण, घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होने के कारण, बच्चे भीतर ही भीतर अपने प्रश्नों और अपनी उलझनों के साथ कुंठित होते जाते हैं, तब ऐसी पुस्तकें और बाल साहित्य उनकी बहुत मदद करता है। अगर कोई कहता है कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए ना दी जाए बाल साहित्य की, उनका ध्यान भटकेगा, उनका समय खराब होगा, तो वह अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं, मैं जो मूल बात कह रहा हूँ, मतलब बाल साहित्य से बच्चों को जोड़ा कैसे जाए? बाल साहित्य से बच्चा कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है दीनदयाल जी। आपने जो इंटरनेट की बात कही, आप अपने घर में जाकर के देखिए कि बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है। बच्चा टीवी के ऊपर कार्टून फिल्म देख रहा है। कार्टून फिल्म क्या है? क्या ये साहित्य नहीं है? बाल साहित्य नहीं है क्या? उसमें कहानी नहीं है? साहित्य में क्या होता है? कहानी होता है, नायक होते हैं, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, सब कुछ है। बच्चा मोबाइल पर कविता सुन रहा है, क्या साहित्य उसके पहुंच से दूर है? बल्कि अब तो मैं ये कहूंगी कि बाल साहित्य तो हैंडी हो गया है। हैंडी, एक क्लिक की दूर पर मोबाइल हाथ में लिया और जो मर्जी चाहे गूगल पे सर्च आउट कर लिया या ऐप में ले लिया, गजेट्स में ले लिया और देख लिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको बाल साहित्य मिल जाता है, ई बुक्स उसके पास है, पत्र पत्रिकाएं अपने ई संस्करण छापने लगी हैं। बाल साहित्य कहाँ नहीं है? बच्चों से कहाँ दूर हुआ है?
मैं तो सोच रही हूँ कि बल्कि पहले से ज्यादा बाल साहित्य बच्चों के पास पहुंच रहा है। जब मैं बच्ची थी और स्टूडेंट थी, तब सप्ताह में लाइब्रेरी का एक पीरियड आता था और एक पीरियड में एक स्टूडेंट को एक ही पुस्तक या पत्रिका दी जाती थी पढ़ने के लिए। पूरे एक सप्ताह इंतजार करना पड़ता था दूसरी पुस्तक पाने के लिए। आज ई बुक के रूप में आप कितनी सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक पर। कितने सारे ब्लॉग्स हैं, कितनी वेब पत्रिकाएं हैं, और तो और अब तो व्हाट्सएप पे भी समूह चल रहे हैं इस तरह से, जहां पर बाल साहित्य पर काम हो रहा है। तो कहाँ बाल साहित्य दूर है? माना आपका इशारा उस ओर हो कि आजकल लाइब्रेरी में वो पर्याप्त संख्याएं नहीं है। आज पर्याप्त संख्याओं में पुस्तकें इश्यू नहीं हो रही है, तो सिर्फ महज उसका यही कारण है कि अब पहले से अधिक चारों ओर बालक के बाल साहित्य बिखरा हुआ है। अब ये उसकी सुविधा और चॉइस पर है कि वो लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ता है या कि पुस्तक मेले में जाके पुस्तकें खरीदता है, वह क्या करता है, ये उसकी चॉइस पे है कि वो डिजिटल फॉर्म में देखता है या फिजिकल फॉर्म में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्कूलों में जो पुस्तकालय की जो स्थिति है वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। मतलब बच्चे कब जाएं पुस्तकालय में, ये भी मतलब इतना तय नहीं है, जा नहीं पाता, क्योंकि सारे पीरियड जो है उसके वो अन्य विषयों के हैं। तो पुस्तक से बच्चा जुड़े कैसे? क्यों तकनीकी से तो जुड़ता है, लेकिन प्रत्येक गांव के अंदर इस तरह की सुविधा नहीं है, और किस तरह डाउनलोड करे, किस तरह वो पढ़े, इतना नहीं जुड़ पाता वो। मतलब मेरा ये है भी बाल साहित्य जो प्रिंट मीडिया है उससे जुड़ने का है, भी किस तरह जुड़े ताकि आगे अपना वो विकास कर सके। तो मूल बात ये भी अभी तकनीकी से अपने तकनीकी के कारण जो है वो साहित्य से, उनसे प्रिंट मीडिया से दूर होता जा रहा है आज का बच्चा। आपकी बिल्कुल सही बात है। मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहती हूँ। करीबन 70-80 के दशक की बात करती हूँ, जब बाल साहित्य की पुस्तकें बहुत प्रचुर मात्रा में छप रही थी, बढ़िया पुस्तकें आ रही थी, तब ऐसे चल पुस्तकालय हुआ करते थे। और अभी भी कहीं कहीं तो मोबाइल वैन की सुविधा है और वह गांव, दूर दराज के गांवों तक पहुंचती हैं और वहां बाल साहित्य उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे ही ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, एनबीटी जिसे हम कहते हैं के रूप में जानते हैं, ये लोग भी बाल साहित्य के मेले करवाते हैं और पुस्तकें वहां तक पहुंचाते हैं। और इनकी पहुंच कैसी होती है, साल भर ये पूरे देश में पहुंचते हैं और कार्यक्रम करवाते हैं। किंतु हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी की बात में कहूँ तो हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी में ऐसी कोई मोबाइल वैन की मतलब सुविधा नहीं है कि वो चल पुस्तकालय चलाए। तो अभी राजस्थान साहित्य अकादमी चाहे तो ऐसी मोबाइल वैन की सुविधा चला सकती है कि वह जाए मतलब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे और बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराएं, तभी पुस्तकें बच्चों के पास पहुंच पाएंगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि पुस्तकें बच्चों के पास नहीं है, उनको हम कैसे करें, तो हम क्यों नहीं बच्चों को उपहार में पुस्तकें देते हैं। चाहे पुरस्कार के समय हम जब बच्चों को एक पेन दे सकते हैं, है ना, तो हम एक किताब भी दे सकते हैं। तो जब स्कूलों के अंदर कार्यक्रम हो या कहीं पे भी कार्यक्रम हो, पुस्तकों को देने का जो है चलन, उसको विकसित किया जाए। और मैं जहां तक सोचती हूँ ये तभी विकसित होगा जब घर में भी बड़े लोगों को पढ़ने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि बच्चे अनुसरण करते हैं, बच्चे घर में देखते हैं। यदि घर के बड़े लोग किताबों में रुचि लेते हैं और पढ़ते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए भी मंगाते हैं, तो बच्चे भी पढ़ना सीख जाते हैं। जब तक रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी, पुस्तकों की लत नहीं लगेगी, तब तक बच्चे पुस्तकों से दूर रहेंगे। और जहां पर ऐसा है वहां बच्चे बहुत अच्छे से पुस्तकें पढ़ रहे हैं। कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थाओं के तौर पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी कई जगह ऐसा कार्य हो रहा है।
एक बात मैं ये महसूस कर रहा हूँ भी, और आप खुद भी जानते हैं, एक महिला भी हैं और महिला के मन के हिसाब से भी जानती हैं आप। मतलब आज की जो माँ है वो जैसे अपने कह सकते हैं कि माँ बच्चे की पहली गुरु है। माँ जी जो हाँ। है बच्चे की पहली हाँ। गुरु है, और वो मतलब ये समझती है कि मतलब बच्चे को खुद से नहीं जोड़ पाती अपने मन से। यानी मोबाइल दे दिया, टीवी चला दिया, यानी 6 महीने का बच्चा है, उसके आगे टीवी चला दिया और टीवी में बच्चा जो खो जाता है फिर। यानी बच्चे को किस तरह से जोड़ें ताकि आगे आने वाले समय में वृद्धाश्रम की स्थिति ना बने। फिर बच्चा सुनता भी नहीं है, क्योंकि बच्चा टीवी से हर तरह के किस तरह के प्रोग्राम देखता है, ये फिर माँ ध्यान नहीं देती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर अभी स्थितियां बदली हैं, क्योंकि स्त्रियों की उच्च शिक्षा ने उनको महत्वाकांक्षी बनाया है। और मैं भी मानती हूँ जहाँ सरकार इतना पैसा स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए खर्च करती है, तो वो घर में बैठने के लिए खर्च नहीं करती हैं। उसकी उपादेयता होनी चाहिए राष्ट्र के विकास में। और कितनी लड़कियां जो अच्छे नंबर लेकर के आ रही हैं, हम देखते हैं यदि वह घर में बैठ जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती है, तो एक तरह से राष्ट्र का नुकसान ही होता है। क्योंकि जो टैलेंट है अगर वह जुड़ता है राष्ट्र की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, राष्ट्र के विकास में, तो देश की गति बहुत अच्छी बनती है ना। तो जहाँ पे वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या उनकी ऐसी व्यस्तताएं है, वकील है कि उनके पास समय नहीं है, वरना कौन माँ नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को समय दे। बच्चे वैसे भी 1 या 2 बच्चे होते हैं, वो अपना पूरा समय देना चाहती है पूरी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। किंतु जब वक्त बदला है, माँ कामकाजी हो गई है और उसके पास समय नहीं है, तो वह कोई और अवलंबन ढूंढती है। एकल परिवार के अंदर ये चीजें हैं। तो जो आप चिंताएं प्रकट कर रहे हैं और जो स्थितियां आप प्रकट कर रहे हैं, वह स्थितियां तो है ही। इसके लिए मैं आपसे क्या कहूंगी कि नहीं करनी चाहिए स्त्रियों को नौकरी, तो ये नहीं, गलत बात होगी। मैं ये कहूंगी सभी तो वो जिम्मेदारी सबके प्रति घंटे तो सब चॉइस ही होते हैं ना, सबके प्रति कैसे न्याय होगा, कैसे न्याय होगा। इसलिए कुछ समय परिस्थिति ऐसी होती है। और आज के बच्चे वैसे भी पहले के मुकाबले में, पहले के बच्चों के मुकाबले में काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी समझदार होते हैं, और अच्छा, उनको टैकल करना कठिन काम है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। जैसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 2 बच्चे आपस में बात करते हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। तो पहला बच्चा जैसे कह रहा है उससे कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है, किताबों में नानी कहानी सुनाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है। तो ये पीड़ा देखिए आप, मतलब कहानी जो है वो दादी नानी अब कहानी सुनाती भी नहीं, समय भी नहीं। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा मैं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं कहना चाहूंगा भी दादी नानी पहली बात तो कहानी सुनाती नहीं है, और यदि सुनाती है तो नाती या पोते को पसंद भी नहीं आती, क्योंकि वो अपने समय की बात सुनाती है और बच्चा जो है अपने समय के हिसाब से कुछ सुनना चाहता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। तो मेरी एक छोटी सी कविता भी है, मैं आपको कविता के माध्यम से भी एक यही अपनी बात रखना चाहूंगा कि नानी तू है कैसी नानी, नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। और नानी बोली प्यारे नाती, नानी बोली प्यारे नाती, मेरे पास तो वही कहानी, नई कहानी मुझे नहीं आती, मेरे पास तो वही कहानी। एक था राजा एक थी रानी, मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। नई बातें कहाँ से लाऊं, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। वो तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। मतलब मेरे कहने का मतलब है भी नानी और दादी ने भी अब हार मान ली है। यानी वो बच्चे से अपने नाती और पोते से कहना चाहती है भी तुम ही सुनाओ कोई कहानी। तो ये स्थितियां आ रही है भी कहानी मतलब कोई सुनाता भी नहीं है और आती भी नहीं है, और आए तो बच्चों को पसंद नहीं आती। तब किस तरह का बाल साहित्य हो ताकि बच्चे उससे जुड़े,
और अपनी जिज्ञासा को शांत करें? मुझे लगता है कि हम बाल साहित्य की चर्चा कम करके और अभिभावकों के रवैयों पे ही अब तक चर्चा करते रहे हैं, और हमें अपने विषय को यहाँ से मोड़ देना चाहिए कि जो बाल साहित्य के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं देश में, राजस्थान में, हमें उनकी ओर फोकस करना चाहिए, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, तभी बाल साहित्य का उन्नयन होगा और वह समृद्ध होगा। क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या काम हो रहा है बाल साहित्य के क्षेत्र में, यदि हम महज अभिभावक या जो स्थितियां हैं उन पे ही चर्चा करते रहेंगे तो हमारी बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, बाल साहित्य के लिए जिम्मेदार तो गार्जियन भी हैं, हम सभी हैं, साहित्यकार भी हैं, सभी हैं जिम्मेदार। आपका जितना इशारा था अब तक का, वो मम्मी, नानी, दादी, इन्हीं लोगों पे था, है ना? इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बताया और इन्हीं लोगों को अपने विमुख बताया, किंतु हमारा जो आज चर्चा करना है उसका मूल उद्देश्य तो बाल साहित्य के बारे में चर्चा करना है कि बाल साहित्य की क्या स्थिति है। अच्छा, बाल साहित्य की पत्रिकाएं आप देख रहे हो भी धीरे धीरे कई बंद होती जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में बाल वाटिका है, बच्चों का देश है, टाबर टोली है, इस तरह से बच्चों की पत्रिकाएं निकल रही हैं। अन्य अखबार भी छोटी छोटी रचनाएं देते हैं, और मधुमती के अंदर भी बाल साहित्य के लिए एक स्तंभ शुरू किया है। ये बहुत बढ़िया शुरुआत की है, बच्चों के लिए मधुमती में भी दे रहे हैं। लेकिन और राजस्थान में इस तरह के कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में कोई बात है तो आप बताइए। मुझे तो लगता है कि सर्वाधिक अगर प्रयास बाल साहित्य में हो रहे हैं तो पूरे देश के अंदर राजस्थान में हो रहे हैं। राजस्थान में बाल साहित्य की मैंने बहुत सुदृढ़ स्थिति पाई है। बाल साहित्य संवर्धन, बाल साहित्य लेखन और बाल साहित्य उन्नयन, इन सारी बातों को केंद्रित करते हुए कई काम हो रहे हैं। अकादमी की बात तो मैं बाद में करूंगी। मैं सबसे पहले कुछ अग्रणी संस्थाओं की बात करना चाहूंगी जो बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल। मेरी मातृस्थल, मेरी जन्मभूमि राजसमंद, सबसे पहले मैं राजसमंद की बात करना चाहूंगी, जहां अणुव्रत विश्व भारती, जिसको पिछले कुछ सालों में मुझे देखने का अवसर भी मिला था और जिसको देखने के बाद मैंने कहा था ये भारत का डिज्नीलैंड है। यदि अमेरिका में डिज्नीलैंड हो सकता है, रचनाओं की कहानी के पात्रों को लेकर वहां पर कोई संसार बनाया जा सकता है, तो बहुत साल पहले मोहनलाल जी जैन ने अणुव्रत विश्व भारती की यहाँ स्थापना करी और वहां पर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्रीड़ा स्थल कह सकते हैं, रचनात्मक स्थल खड़ा किया। आज उनकी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है बच्चों के लिए, अणुव्रत बालोदय कार्यक्रम, और उसके तहत वो बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चों की लेखन कार्यशालाएं होती है, उनकी अपनी बाल पत्रिका है बच्चों का देश, जिसमें बच्चों के लिए प्रश्न निश्चित है, बच्चे लिखते हैं और उसमें छपते हैं, बच्चे चित्र बनाते हैं और वो चित्र, वो पत्रिका छापती है। उस पत्रिका की प्रसार संख्या भी बहुत अच्छी है और प्रकाशन भी बहुत उत्कृष्ट। बिल्कुल। यहाँ ये इतना ही नहीं, एक बालक देश का अच्छा नागरिक कैसे बने, वहाँ संसद भवन है, बाल संसद भवन है। कैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उसकी शिक्षा भी वहां दी जाती है। वहां एक गुड़िया का कक्ष है, जहां बच्चे पूरे देश में जितनी भी गुड़िया हैं उन गुड़ियाओं को देख सकते हैं। कितने झंडे हैं दुनिया के अंदर देशों के, उसके लिए पूरा एक कक्ष है। इतना कुछ बड़ा 40 कमरों में बच्चों के लिए समेटा हुआ है कि वाकई में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और अनुकरणीय भी वो है। दूसरी जो मैं बात बताना चाह रही थी कि बाल साहित्य में एक बहुत बड़ा काम कर रही है बाल वाटिका पत्रिका। आपने खुद ने भी बताया, भारत की एकमात्र बाल साहित्य की शोध पत्रिका। डॉक्टर भीरूलाल उस पत्रिका के संपादक हैं और पिछले 30-35 साल से बाल साहित्यकार सम्मेलन भीलवाड़ा में कराते रहे, यानी भीलवाड़ा भी बाल साहित्य का
गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। तीसरी बात मैं करनी चाहूंगी सलोमबर की सलीला संस्था की, जिसकी मैं संस्थापिका अध्यक्ष हूँ। सलीला संस्था के द्वारा भी प्रति वर्ष राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हो रहा है निरंतर, और बाल साहित्य के शोध पत्रों के साथ बच्चे शामिल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, पुरस्कार होते हैं, लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कृत रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। बच्चों की लेखन कार्यशाला होती है, उनसे हस्तलिखित पांडुलिपि बनवाई जाती है, पुस्तक मेला लगता है और पुस्तक प्रदर्शनी लगती है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां बाल साहित्य को लेकर की जाती है कि लोगों में अब एक बाल साहित्य की बहुत अच्छी समझ यहाँ विकसित हुई है। तो जो आपका एक पूर्व में प्रश्न था कि लोग बाल साहित्य की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं इसलिए बच्चों को नहीं दे रहे हैं, किंतु वहां ऐसा नहीं है। कई पत्रिकाएं और प्रकाशन वहां आते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं और बच्चे हाथों हाथ उसके सदस्य बनते हैं और पत्रिकाएं उनके घर द्वार तक पहुंचने लगती हैं। इसी तरह से मैं नेशनल बुक ट्रस्ट का नाम लेना चाहूंगी, जो पूरे देश के अंदर अपने पुस्तक मेले के लिए विख्यात है और खास तौर से बाल साहित्य में वहां स्टोरी टेलिंग जैसा बहुत अच्छा गतिविधि चलती है। कई बड़े विशेषज्ञ वहां हैं, मानस रंजन जी महापात्र, पंकज चतुर्वेदी जी, द्विजेंद्र जी, ये लोगों के साथ मैंने काम किया है उसके अंदर, और स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा काम। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और वो बाल साहित्य से जुड़ते हैं, वो पुस्तकें वहां पर उपलब्ध होती हैं। यदि मैं नाम नहीं लूंगी राजकुमार राजेंद्र जैन फाउंडेशन का तो ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने भी बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया राजस्थान के अंदर काम किया है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में काम करने वाले राजकुमार जैन राजन फाउंडेशन पुस्तकों के प्रकाशन, पुरस्कार, सम्मेलन, इन सब को लेकर के काफी अग्रणी संस्था है। बात करना चाहूंगी कि इन सभी से प्रेरित होकर जो अनुगूंज उठी है, जो आपने कहा ना कि बाल साहित्य को लेकर के जो आपने अब तक स्थितियां बताई वो थोड़ी कमजोर स्थितियां थी, किंतु मैं थोड़ी बाल साहित्य की राजस्थान में समृद्ध स्थितियों की ओर आपको इशारा करना चाहूंगी। नाथद्वारा में पिछले साल बहुत बड़ा 3 दिन का बाल साहित्यकार सम्मेलन हुआ। पूरे देश के बाल साहित्यकार जुटे, उन्होंने बाल साहित्य का विशेषांक निकाला। हालांकि राजस्थान साहित्य अकादमी ने मधुमती के जरिए बाल साहित्य का अपना पहला विशेषांक 2013 में निकाला था, जिसकी अतिथि संपादक मैं थी, और एक पूरे राजस्थान के बाल साहित्य को पड़ताल की थी। इसी तरह श्री गंगानगर के अंदर सृजन सेवा संस्थान है, उन्होंने भी बाल साहित्यकारों पे एक सम्मेलन करते हैं और बाल साहित्य की पुस्तकों पे वह पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। मैं जयपुर की स्पंदन संस्था की बात करती हूँ, जहां पर भी बाल साहित्य को लेकर पुरस्कार जारी किए गए। सारे साहित्य की धाराओं के बीच बाल साहित्य को प्रतिष्ठित करना, ये निसंदेह जो ये हलचल हो रही है राजस्थान के अंदर बाल साहित्य संस्थाओं की द्वारा, उसी का ही परिणाम है, उसी का ही सुफल है। देखिए, शब्द निष्ठा अजमेर की ओर ले जाती हूँ, जिन्होंने इस साल पूरा अपना वर्ष भर का कार्यक्रम बाल साहित्य पे केंद्रित किया था। उन्होंने प्रतियोगिता कराई, पुरस्कार दिए और उसकी पुस्तक प्रकाशन भी करी। जो प्रविष्टियां श्रेष्ठ थी उन पर बाल साहित्य के श्रेष्ठ साहित्य पे प्रविष्टियां भी लेकर के और पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित करी। ये सारी मैंने एक अच्छी बाल साहित्य संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में चर्चा की, किंतु सारा ही उजला है बाल साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान में, ऐसा भी नहीं है। अभी हमारे कोटा, बीकानेर, जोधपुर, ये ऐसे बड़े जिले हैं जहां बाल साहित्य की गतिविधियां बिल्कुल नील है। बाल साहित्य को लेकर वहां कोई अनुगूंज नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कभी मैंने सुना नहीं, जाया नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है।
तो होना बीकानेर, चाहिए। हाँ, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ बाल साहित्य के संबंध में अनेक कार्यक्रम होते हैं। और मैंने भी राजस्थान बाल कल्याण परिषद बिल्कुल, जो मैं आ जो रही संस्था, थी, हाँ, मैं हनुमानगढ़ पर आ रही थी, बिल्कुल मैं हनुमानगढ़ पर आ रही थी कि बिल्कुल, हनुमानगढ़ में तो आप खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने गंगानगर का नाम लिया था, मैंने, किंतु अपनी बात पूरी नहीं हुई थी। आप ना हनुमानगढ़ में टावर टोली का प्रकाशन कर रहे हैं और बाल साहित्य को लेकर काफी काम कर रहे हैं। पिछले साल संग्रिया के गोविंद जी शर्मा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है बाल साहित्य की। वहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम भी ग्रामोत्थान विद्यापीठ के अंदर कुछ वर्षों पूर्व करवाया था। तो बाल साहित्य की सुगबुगाहटें वहां पर भी अच्छी हैं, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि वहां सूखाग्रस्त कह सकते हैं उसको बाल साहित्य की दृष्टि से। बिल्कुल, बिल्कुल। राजस्थान में अनेक जिले हैं जहाँ जरूरत है बाल साहित्य की। अभी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वहाँ सूखे जैसी स्थिति है और सोचना भी चाहिए। अच्छा, बाल साहित्य में प्रकाशन जगत की क्या स्थिति है आपकी दृष्टि में? बाल साहित्य में प्रकाशन जगत की बहुत समृद्ध स्थिति है, बहुत समृद्ध स्थिति है। दीनदयाल जी, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत प्रकाशित हो रहा है और एक से एक सुंदर चित्रों रंगों वाली पुस्तक प्रकाशित हो रही है। और आप ये देखिए कि इतना अच्छा प्रकाशन आ रहा है जैसा पहले ब्लैक एंड व्हाइट के समय में नहीं हुआ करता था। पुस्तकें छपाना इतना सहज नहीं था। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया ने ऐसी त्वरित गति पैदा की है कि 1 मिनट में एक पीडीएफ फाइल तो देश के किसी, दुनिया के देश के किसी भी कोने में जा सकती है। जहां बरसों लग जाते थे पांडुलिपियों को तैयार करने में और उनको पहुंचाने में, वहां एक क्लिक की दूरी पर पीडीएफ फाइल पहुंच जाती है। और प्रिंटिंग के भी ऐसे सुंदर सुंदर और इतने बढ़िया उपकरण, जहां चित्रों को खोजने में समय लग जाता था, वहां ऐसे ऐसे ऐप हैं जो चित्र बनाते हैं। ऐसे ऐसे चित्रकार हैं जो उन पर काम करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर ग्लेजी पेपर में हल्के वजन की बढ़िया पुस्तकें आ रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि प्रकाशन जगत में बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आपका इशारा उस ओर है कि आजकल पुस्तक जो है लेखक मूल्य दे करके, पैसा दे करके प्रकाशित करवा रहा है, अगर आपका इशारा इस ओर है तो ये चीजें भी विकसित हुई हैं। पहले प्रकाशक लेखकों को पैसा देता था, आजकल प्रकाशक लेखक से रुपया लेकर के किताबें छापता है और बदले में कुछ पुस्तकें उसको देता है, जिससे वह बेच तो नहीं पाता किंतु अपने मित्रों को, बच्चों को वह बांटता है उपहार के तौर पर। कुल मिला के कहा तो यही जाएगा कि प्रकाशन पहुंच में है, प्रकाशन आसान है और प्रकाशन अधिक हो रहा है, प्रकाशन अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बाल साहित्य में कविताएं, बच्चों की जो कविताएं हैं वो ज्यादा लिखी जा रही हैं, कहानियां भी लिखी जा रही हैं, लेकिन जहां नाटकों की स्थिति है या बाल साहित्य की अन्य विधाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जबकि नाटक जो है, मेरा ये सोचना है भी नाटक बच्चों को बोलना सिखाता है और जो बोलता है वही राज करता है। तो बोलना, कई बार कोई 3-3, 4-4 विषयों में कोई एमए है, कोई पीएचडी है, लेकिन जब उनको बोलने का कहा जाए मंच पर वो बोल नहीं पाते। मंच पर कहा जाए या विद्यालय में बोलने की स्थिति है, कभी किसी की जयंती पर, पुण्यतिथि पर या अन्य कोई कार्यक्रमों में किसी भी टीचर को बोलने के लिए कहा जाता है तो वो बोलता नहीं है कि नहीं आप बोल दीजिए। तो नाटक जो है वो बोलना सिखाता है। नाटकों की किताब बहुत कम आ रही है। तो आप देखिए भी बाल साहित्यकारों को सोचना चाहिए इस मामले में भी, नाटक अधिक से अधिक लिखें। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। तमाम स्थितियां हैं। मैंने जो आप बोल रहे हैं ना कि हर युग परिवर्तन का युग होता है और हम भी उससे वंचित नहीं है, हम भी परिवर्तन के दौर से ही गुजर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं, जो स्थितियां हैं, जो आपने पहले भी बताई, अभी भी बता रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, वो स्थितियां हैं कि किस विधा में लिखा जा रहा है, किस विधा में नहीं लिखा जा रहा है, किस विधा में लिखा जाना चाहिए। ये हम केवल अन्वेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसकी दृष्टि से ये ठीक है, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना,
किंतु समय की धारा को मोड़ पाना भला किसके हाथ में है? आप देखिए, मैं तो जो देखती हूँ इस तरह से देखती हूँ कि अनुवाद ने इसको और नए आयाम दिए हैं। विदेशी साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद होने लगा है, स्थानीय देश की कई भाषाओं का हिंदी में अनुवाद होने लगा है। तो इस तरह से दूसरे देशों का साहित्य या दूसरी भाषाओं का साहित्य आज बच्चों के पास पहुंचने लगा है। बाल साहित्य, जो मैं साहित्य कह रही हूँ वो बाल साहित्य ही है, तो बाल साहित्य बच्चों के पास पहुंचने लगा है। आप देखिए, आज सांता क्रूज जो है वो हमारे देश का नहीं था, किंतु आज बच्चों का लोकप्रिय किरदार है। सांता क्रूज आज बच्चों के लिए उपहार लाएगा, हर बच्चा क्रिसमस मनाना चाहता है। ये साहित्य की तो देन है कि उसने देश की सीमाओं को तोड़ दिया, जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया। ये अनुवाद के कारण ही संभव हुआ कि उनकी भाषा का साहित्य हमारी भाषा में आया, उनके पात्र हमारे बच्चों के नायक बन गए। ये अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया कि हम उनके पांडा को जानने लगे कि पांडा क्या है, हम उनके किरदारों को जानने लगे, हमसे मतलब मेरा बच्चे, और हम बड़े भी जानने लगे। हमें पता चलने लगा कि जो बड़ों का लिखा जा रहा है वो हम कहाँ हैं। और इसी वजह से वीर हनुमान, छोटा भीम और छोटा गणेश, इस तरह की बहुत सारी सीरियलें आई, प्रताप के ऊपर आई, शिवाजी के ऊपर आई, तो बच्चों ने उसको समझा, बच्चों ने उसको जाना कि किस तरह से जो हम शायद इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाते तब भी बच्चे नहीं समझ पाते। जो ज्ञान उनको रामायण महाभारत की सीरियलों से या इन बाल फिल्मों से, बाल सीरियलों से बच्चों को जो देखने को मिला, वो हम कई पुस्तकें देकर भी उनको नहीं पढ़ा सकते थे। तो आप बिल्कुल बिल्कुल स्थिति तो अधिक समृद्ध हुई है। बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया अच्छी बात कही आपने। मैं तो ये मानती हूँ। और आपको और आगे बताना चाहती हूँ कि पूरा बाजार खड़ा हो गया है। ये नायक इतने प्रसिद्ध हो गए कि पूरा बाजार खड़ा हो गया। आप बच्चों के टी शर्ट पे आप छोटे भीम को छपे हुए देख सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे छोटा भीम देख सकते हैं, आप पेन के ऊपर देख सकते हैं। विदेशों में चले जाए तो आपको ये लाइव पात्र आपको दिखेंगे, उनके हैरी पॉटर को आप देख सकते हैं। तो अब तो ये देखिए कि जो हमारा साहित्य है उसका व्यवसायीकरण होना शुरू किया, उसका एक बाजार बन गया है। बस्ते के ऊपर आप इन कार्टून्स को देख सकते हैं, बच्चों के बस्ते, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पता नहीं जहां जहां है हम उनको देख सकते हैं। और बच्चे उन पात्रों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। नई पुस्तकें आती हैं, उनको हाथों हाथ लेते भी हैं और पढ़ते भी हैं। मेरे घर के और मेरे परिवार के जो बच्चे हैं वो मुझे बताते हैं, वो मुझे कहते हैं आप ऐसी पुस्तक लिखो ना, वो कितनी अच्छी पुस्तक थी, देखिए उसका नायक कैसा था, उसने क्या हैरत अंगेज कारनामा किया। अभी 2 दिन पहले ही अणुव्रत का जो कार्यक्रम था उसमें मैंने बच्चों से चॉइस पूछी थी कि आप किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। मैंने कई कहानियों के नाम बताए, किंतु पता है आपको बच्चों ने क्या पसंद किया? इतनी सारी कहानियों के अंदर उन्होंने पसंद किया कि आप भूत की कहानी सुनाइए। बच्चे आज भी भूत और राक्षस की कहानी की प्रति जिज्ञासा और सुनना चाहते हैं। आज भी उनको राजा रानी और परियों की कहानियां पसंद है और ये कहानियां उनका मनोरंजन करती है। नहीं, बच्चों के प्रति बाल साहित्य के साथ साथ हमारी और भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे लघु फिल्म है आई एम कलाम, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है पूरे देश भर में। आई एम कलाम और ये अपने जो बच्चों की पिक्चर जो है तारे जमीन पर, इस तरह की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के भी बाल साहित्य से जुड़ते हुए ऐसा काम करें। आपकी इस बात से मुझे बंधु के ये भूतनाथ है ना, और भी बच्चों ये चिल्लर पार्टी है। तो इस तरह की लघु फिल्में, छोटी छोटी फिल्में बनाई जा सकती हैं। और आजकल जो मीडिया का जो जमाना है, मुझे याद आ रहा है डॉक्टर राष्ट्रबंधु की फट्टी कमीज,
बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छी फिल्म थी, जो बच्चों ने, मतलब मैंने बच्चों की आंखों में आंसू देखे थे जब श्री गंगानगर के अंदर एक स्कूल के अंदर ये फिल्म जब बच्चों को दिखाई गई थी। तो आप देखिए कि उन बच्चे, अभिभावक या जितने हॉल में उपस्थित थे, सबकी आंखों में आंसू। ऐसी फिल्में जो बच्चे रुला दे, जो ऐसी संवेदनाएं जागृत कर दें, तो वाकई में जब ऐसा संवेदनशील हमारा बच्चा होगा, तो हमारा देश का भविष्य बहुत बेहतरी की ओर जाएगा। अब राजस्थान में साहित्यकारों की कोई कमी नहीं है, बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं। मेरा कहना का तात्पर्य ये भी इन बड़े बड़े सभी रचनाकारों को बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखनी चाहिए, ताकि बच्चे जुड़े, बच्चों के मन के हिसाब से भी बच्चे किस तरह की जिज्ञासा चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा क्या है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कोई कमी नहीं है, हमारे राजस्थान में बहुत ही अच्छे अच्छे रचनाकार हैं और खूब बढ़िया बढ़िया लिख सकते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे रचनाकार हैं पूरे देश में, जिनका नाम रहा है। शंभू दयाल सक्सेना के नाम से तो हमारे यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। वो बहुत बड़े रचनाकार हमारे देश में रहे हैं, और भी कई रचनाकार हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। और हर विधाओं के महारथी हमारे यहाँ पे हैं। अनंत कुशवाहा एक बहुत बड़े रचनाकार थे जो चित्र कथाएं लिखते थे। अनंत कुशवाहा जी, बिल्कुल चित्र कथाओं का एक कोना ऐसा था जो अखबार का इंतजार करवाता था, और अखबार आते ही उस चित्र कथा को लेकर के बैठते थे। उन्होंने चित्र कथा को बहुत लोकप्रिय किया, और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा उम्दा साहित्य दिया। तब बाल हंस भी बच्चों में बहुत लोकप्रिय थी, और इतवारी पत्रिका जैसी भी बाल बिल्कुल। खैर अभी समय बदला है, इस मतलब देखिए जो बदलाव आया है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हमें बालकों पर नजर आते हैं। जो बदलाव आया है वर्तमान में, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हमको बच्चों पे नजर आते हैं। आजकल देखिए आप, हिंसा बढ़ी है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं। कभी हमने नहीं सुना था कि अपनी प्रिंसिपल को जाकर के कोई बच्चा गोली मार देगा, अपने साथ वाले बच्चे को कोई बाथरूम में जाके चुरा गोद देगा, घर मार डालेगा। ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ नहीं होती। ये जो मानसिकता है कि बच्चों को साहित्य देंगे उनका समय खराब होगा, मानसिकता में काफी नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, बच्चे जिद्दी भी होते जा रहे हैं, जिद भी करते हैं और हिंसक भी हो रहे हैं, ये भी आप बात मानते हैं भी? इसमें बाल साहित्य क्या कर सकता है इसमें? बिल्कुल, बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, बच्चों की आंखों पे मोटा चश्मा लग गया है। 2 साल पहले मेरे दोहिते का क्लास फोटोग्राफ्स मैंने देखा, 35 बच्चों में से 17 बच्चों के चश्मे लगे हुए थे। तो बच्चों के चश्मे लग गए हैं, बच्चे मोटे हो गए हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे अवसादग्रस्त हो गए हैं, और बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। उनका बातचीत का तरीका बदल गया है। वो बड़ों का आदर नहीं करते, वो पात्रों की भाषा बोलने लगे हैं। जब अच्छी चीज सामने नहीं होगी, विमला जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा भी, बच्चों की जो किताबें हैं, बच्चों की अच्छी किताब, उसकी समीक्षा आनी चाहिए, और ये साहित्यकार का दायित्व बनता है भी पुस्तक को सामने रखे भी ये किताब पढ़ें, और उसका पूरी मतलब विश्लेषण होना चाहिए किताब का। तो ये समीक्षाएं कम हो रही हैं, बिल्कुल हो ही नहीं रही है। बच्चों की जो किताबें हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए भी, इस किताब में ये है, इस किताब में ये है। ये देखते हैं जैसे किसी किताब को पुरस्कार मिल गया, तब उसके प्रति लोगों को रुझान जगता है भी ये किताब पढ़े। तो मेरे कहने का मतलब ये भी कि किताबों की समीक्षा कम हो रही है, इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं नहीं कहना चाहूंगी, इसमें जो करेगी वो अकादमी करेगी। अकादमी को चाहिए कि वो साहित्य की सारी धाराओं की समीक्षा कराती है, उपन्यास की करवाती, कहानियों की कराती, कविताओं की कराती है, रिसर्च पेपर्स को वो पब्लिश भी करती है मधुमती के अंदर, और उसको उनको रिसर्च करने के लिए अनुदान भी देती है।
तो ये अकादमी के कार्य हैं जो अकादमिक स्तर पर होने चाहिए। हम लोग अपनी संस्थाओं के स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं, उसकी भी मैं बात करूंगी। किंतु जो पुस्तकों की समीक्षा की आपने बात करी है कि पुस्तकों की समीक्षा होनी चाहिए, तो कौन करवाएगा उसकी समीक्षा? पाठक मंच जैसे कार्यक्रम हो, बाल साहित्य की पुस्तकों को लेकर के, जैसे बड़ों की पुस्तकों को लेते हैं, तो ये कार्यक्रम अकादमी कराएगी। हम अपने स्तर पे तो कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक प्रयास किया है पिछले 4-5 सालों से। मेरी एक पत्रिका आती है सलील प्रवाह, उसको वो प्रतिवर्ष आती है और उसको किसी राजस्थान के एक बाल साहित्यकार पे केंद्रित किया है, जिसमें उसका लेखन होता है, उसका साक्षात्कार होता है और उसकी गतिविधियों के उसमें चित्र होते हैं और उसके बारे में वो मतलब उसी पर होता है, उसका आवरण पृष्ठ पे उसका चित्र होता है, ताकि कोई बच्चा जब शोध करना चाहे तो उसे मालूम चले कि राजस्थान के अंदर भी कौन कौन बाल साहित्यकार है, उसको शोध सामग्री के रूप में वो पत्रिका मिले। किंतु ऐसा संस्थाएं अपने स्तर पे कर रही हैं, किंतु अकादमी को भी इस स्तर पे प्रयास करना चाहिए। अभी तक जो इनकी योजना है अकादमी की, एक मोनोब्लॉक निकालने की, किसी बाल साहित्य पर अभी तक कोई मोनोब्लॉक नहीं निकाला गया। तो यही बात है कि हम जिन बातों को वेटेज नहीं देंगे वो चीजें कैसे होंगी। तो अकादमी अगर बाल साहित्य को वेटेज देगी तो बाल साहित्य को पर काम होगा। देखिए, आज पहली बार इन्होंने जब कार्यक्रम कराने का सोचा होगा, तो इन्होंने, जो मैं देख रही हूँ और मुझे सूचना मिल रही है, साहित्य की उन धाराओं को लिया था, उपन्यास, कविता को और दूसरी धाराओं को लिया था, और उसके साथ इन्होंने बाल साहित्य को भी लिया। तो ये हमारी अनुगुंज का ही परिणाम है कि आज में इनके ध्यान में बाल साहित्य आया, और आज जब हमने ये ध्यान दिलाया है कि समीक्षा होनी चाहिए, तो निसंदेह अब अकादमी की पत्रिकाओं में आपको समीक्षा मिलेगी। लेखक से मिलिए और पाठक मंच के दौरान बाल साहित्य को भी पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। और बिल्कुल। ये प्रयास अकादमी अब करेगी। हम लोगों को भी अकादमी से उम्मीद है, जब तक पृथक अकादमी गठित नहीं हो जाती है और ये अकादमी कार्य कर रही है, तब हमें उम्मीद है कि एक मोबाइल वैन जैसी बाल साहित्य की पुस्तकों को पहुंचाने का कार्यक्रम लेगी अपने हाथ में। पुरस्कार की जो राशि है उस पर भी बात करना चाहूंगी कि उसको भी जो उपन्यास और कहानी की पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बराबर बाल साहित्य का भी पुरस्कार दे, क्योंकि केंद्र के अंदर और अन्य भाषाओं में भी वो राशि बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में तो 2.5 लाख तक बाल साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी जहां देश के निर्माण की बात है, राष्ट्र के नागरिकों के निर्माण की बात है, तो ऐसी घोर उपेक्षा अगर अकादमी करेगी तो बाल साहित्य कैसे पनपेगा। उसके लिए जो जन आंदोलन या जो जन चेतना जागृत होकर जो भूमि तैयार होनी चाहिए, और वो भूमि यहाँ पृष्ठभूमि बन चुकी है, इसीलिए आज का ये लाइव ऑनलाइन कार्यक्रम अकादमी करवा रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे जो है, बच्चों के लिए काम करना है, जड़ें सींचने के बराबर है। जड़ें सींचेंगे कभी दरख्त जो है वो पेड़ अपना पूरा आकार लेगा। और ये अकादमी जो ये काम किया है, इसके लिए राजस्थान साहित्य अकादमी को मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है, और मैं भी इस लाइव ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का, राजस्थान साहित्य अकादमी का, और मुझसे बाल साहित्य पे चर्चा करने वाले विद्वान दीनदयाल जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि एक अवसर बाल साहित्य की चर्चा का मिला। मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से डॉक्टर दीनदयाल जी शर्मा और डॉक्टर विमला भंडारी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूँ सार्थक चर्चा के लिए, और श्रोताओं को जिन्होंने सुना उनको साधुवाद। नमस्कार दीनदयाल।